हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसानी.com। मेरा नाम है तृप्ति जैन। हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कंपनी लॉ, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। हम अपने 4 करेक्टरिस्टिक्स कंपनी के क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम करते हैं इसको आगे कंटिन्यू 5th इसके करेक्टरिस्टिक्स से। हमारा जो 5th करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कंपनी का, कॉमन सील। मीन्स कंपनी क्या करती है, अपनी एक अलग से सील, एक स्टैम्प बनवा के रखती है। कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या कर सकती है, अपने साइन नहीं कर सकती किसी भी पेपर पे, तो क्या करती है, अपनी एक स्टैम्प बनवा लेती है और किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी पेपर पे क्या करती है, उसको लगा देती है। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट कैन नॉट पुट इट सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्स। मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण वो अपने सिग्नेचर क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स पे नहीं करा सकती। इट इज़ मैंडेटरी अंडर द लॉ, मतलब ये मैंडेटरी मीन्स ज़रूरी है लॉ के अंदर, दैट एवरी कंपनी मस्ट हैव अ कॉमन सील विद इट्स ओन नेम। मीन्स कंपनी जो भी है, कि कोई भी कंपनी है, उसके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो अपने नाम से अपनी एक कॉमन सील, एक स्टैम्प क्या कर ले, बनवा ले। द कॉमन सील इज़ अ सिंबल ऑफ कंपनी आइडेंटिटी। जो वो कॉमन सील बनवाएंगे वो क्या है, एक सिंबल है कंपनी की आइडेंटिटी का, उसके प्रूफ का, हाँ ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, एंड इज़ एज गुड एज सिग्नेचर। और ये क्या है, सिग्नेचर से बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप क्या करते हो, अगर आपको किसी भी पेपर पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी कंपनी के सिग्नेचर कराने होते हैं, तो आप क्या करते हो, जाते हो वहाँ पे। अगर मान लो जिससे आपको सिग्नेचर कराने हैं, मेन बंदे से, अगर वो वहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। बट स्टैम्प के केस में क्या होता है कि कोई भी वहाँ का एम्प्लॉय है, वो क्या करेगा, आपको स्टैम्प लगा के दे देगा उस पेपर पे। तो ये हमारा कंपनी सील का मेन फंडा है। द लॉ गवर्निंग द यूसेज ऑफ कंपनी सील, जो लॉ है वो क्या करता है, अलाउ करता है हर कंपनी को, मतलब रजिस्टर करता है, जब उसको ये बताता है कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम क्या करो, अपनी एक अलग से स्टैम्प बनवा लो, दैट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द कंपनी। और ये सब क्या किया गया है, कंपनी एक्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो ये तो थी हमारी पूरी कॉमन सील की बात, कि कंपनी अपनी एक स्टैम्प लगाती है, उसके लिए कंपल्सरी होता है क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी को। अब हम आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पे। लिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पे क्या मीनिंग है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे लिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग बताइए, तो आप क्या बोलेंगे। मीन्स जो लाइबिलिटी है किसी भी चीज़ को देने की, वो क्या है, लिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो भी शेयर खरीद रहे हैं, तो उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होएगी। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी, मीन्स अगर किसी रीज़न से, किसी कोई कारण से कंपनी को कोई लॉस हो जाता है, देयरफॉर द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट। तो जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी टू दी अमाउंट अनपेड ऑफ द शेयर होल्डर। जो भी अमाउंट उसको बोला गया है देने को, वहीं तक लिमिटेड रहेगी, अनपेड टू द शेयर्स। एंड देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज टू पे द डेप्ट। और जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मीन्स आप एक शेयर होल्डर हो किसी कंपनी में, इन केस कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, उस कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लेके आओ और जो कंपनी का लॉस हुआ उसको रिकवर करने में हमारी हेल्प करो। आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूज़ नहीं की जाएगी किसी भी लॉस को कवर करने में। तो ये लाइबिलिटी क्या है, हमारी लिमिटेड है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मीन्स किसी भी शेयर होल्डर ने 100 शेयर खरीदे हैं किसी भी कंपनी, और उनकी क्या है, 10 रुपये ईच के हैं वो शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और जो भी वो कॉल मंगाएंगे, तो टोटल कितनी होती है हमारी, 10 रुपये शेयर है। हिज लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड 1000, तो 100 इंटू 10 कितने होंगे हमारे, 1000 रुपीज़ ही वो पे करेगा। एंड ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू पे मोर देन दैट। उसको 1000 रुपये से ज़्यादा बोला ही नहीं जाएगा कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा क्या करो, पे करो हमारी कंपनी में। इन केस द कंपनी सफ़र लॉस, अगर कंपनी लॉस सफ़र कर रही है तब भी, अगर कंपनी प्रॉफिट सफ़र कर रही है तब भी। तो हमारी जो लिमिटेड लाइबिलिटी का मेन फंड है वो क्या है, कि जो भी हमारा शेयर होल्डर है उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप अपनी लाइबिलिटी से ज़्यादा क्या है, पे कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ शेयर। मीन्स किसी भी कंपनी में कितने मेंबर्स हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज़ 7। जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है, जो सबके लिए होती है, उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 7 होते हैं। एंड मैक्सिमम कैन बी एज मच एज शेयर इशूड बाय द कंपनी। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम का मतलब क्या है, कम से कम 7 मेंबर क्या हैं, ज़रूरी है पब्लिक कंपनी के केस में, होने चाहिए। अगर 7 मेंबर नहीं होंगे तो वो कंपनी क्या है, लीगल नहीं मानी जाएगी। कोर्ट क्या कर देगा, उसको बंद करने के ऑर्डर दे देगा। और जो मैक्सिमम है उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं हमारे पब्लिक कंपनी के केस में।
तो जिसमें लिमिट रहेगी मिनिमम मेंबर्स की वो 7 रहेगी और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितने भी कंपनी इशू करेगी उतने मेंबर्स आ सकते हैं। शेयर्स के अकॉर्डिंग होगा इसमें हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ मेंबर्स में प्राइवेट कंपनी की। अब जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2 तो होने ही होने चाहिए, मीन्स 2 तो होने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा चाहे हमारे कितने भी हो जाएँ। एंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो कितने रहेंगे हमारे 200। अगर हम पब्लिक प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में हमारे 2 मेंबर तो कम से कम होने ही होने चाहिए, अदरवाइज़ वो कंपनी क्या करेगी, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, रन नहीं कर पाएगी। और जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर हैं वो कितने होने चाहिए, 200। 200 तो मतलब लिमिट है उसकी, इससे ज़्यादा वो अपने मेंबर्स को नहीं रख सकती, 200 लास्ट होगी। तो ये तो हमारा नंबर ऑफ़ मेंबर्स का स्ट्रक्चर कंपनी का, पब्लिक केस में और प्राइवेट केस में। आपको अच्छे से हो गया होगा क्लियर मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हमारा जो नेक्स्ट लास्ट फीचर है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मींस ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर को ट्रांसफ़र करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोलते हैं हम। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ मेड अप ऑफ शेयर ऑफ अ डिफाइनाइट वैल्यू। जो कंपनी की कैपिटल है, मीन्स जो पैसा है कंपनी का, जो भी पूरी कैपिटल है वो किससे बनी है, शेयर से बनी है, और उसकी क्या होती है, पूरी एक डिफाइनाइट वैल्यू होती है। एंड इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर। और उसको कंट्रीब्यूट करने में वो किससे कंट्रीब्यूट की जाती है, मीन्स किससे कलेक्ट की जाती है, जो अभी हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनसे वो क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है। और जो हमारा सेक्शन 4 है कंपनी एक्ट 2013 का, 44 है सॉरी, जो हमारा 44 सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 का, ईच शेयर कैन फ्रीली ट्रांसफ़र हिज और हर शेयर। मीन्स किसी भी पर्सन के शेयर जो हैं वो ईजिली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को। बट इन सम सिचुएशंस, कई सिचुएशंस क्या होती हैं, ऐसी होती है जिसमें कोर्ट क्या करता है, अलाउ नहीं करता कि आप अपने शेयर्स को क्या करो, ट्रांसफ़र करो। उस पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, बाउंड्रीज होती हैं, जिससे आप अपने शेयर्स जो हैं फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ट्रांसफरेबिलिटी में क्या होता है कि आप अपने शेयर्स एक डेफिनेट वैल्यू तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो लॉ है, जो कानून है, उसने क्या है, सम केसेस में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, 44 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका पूरा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट। आई होप आपको कंपनी लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो सारे अच्छे से माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं तो कोई कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आपको मेल के थ्रू फ्यूचर में मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस एड्रेस पर। अगर फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं इस एड्रेस पर। अगर ब्लॉग के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा एड्रेस है ये। थैंक यू वेरी मच।